नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे है आज दोस्तों, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक और प्रिसाइज न्यूज़ मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। एक जो सबसे वायरल टॉपिक है वो ये है कि राहुल गांधी जी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और बहुत तेजी से डिस्क्वालीफाई किया गया। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा कुछ दिन तो रुकेगा ओवरऑल डिस्क्वालीफाई करने से पहले, बट यहाँ पे बहुत जल्दी ही किया गया। इसके रिस्पेक्ट में एक और आर्टिकल है यहाँ पे आज चिलिंग इफेक्ट करके, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। द चिलिंग रिमार्क एंड प्राइस टू पे, ठीक है। एक ओवरऑल जो यूनियन मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को लेके है और एक राहुल गांधी को लेके, तो एडिटोरियल में भी इसकी बात करेंगे। उसके बाद हाउस पैनल रिपोर्ट ऑन कॉमर्स का ये बोलना है कि जब बिजनेसेस चाइना से रीलोकेट करना शुरू हुए तो इंडिया उतना बेनिफिट नहीं उठा पाया जितना उसको उठाना चाहिए था। इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो उसका मेंबर बने रहना ओवरऑल नॉन एक्टिव कैपेसिटी में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टेररिस्ट या रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएगा अंडर यूएपीए, ऐसा पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन एमआर शाह साहब ने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया तो उस रिस्पेक्ट में उसका मेंबरशिप रखने वाला इंडिविजुअल भी लीगली प्रोसिक्यूबल होगा अंडर यूएपीए। इसको देखेंगे। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एथिकल गाइडलाइंस रिलीज हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हेल्थ केयर में, इसके बारे में बात करेंगे। टिकटॉक ऑलमोस्ट यूएस में बैन होने पे आ रहा है। टिकटॉक की कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बोला जा रहा है कि या तो चाइना की ओनरशिप हटा के यूएस ओनरशिप करो, नहीं तो हम तुम्हारा टिकटॉक बंद कर देंगे। तो ये क्या है, इसको देखेंगे। एडिटोरियल में क्यों आज की डेट में टीपू सुल्तान को गलत तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा, मारा जा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। एक आर्टिकल यहाँ पे किरण रिजिजू साहब के स्टेटमेंट्स को लेके है, एक राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसको लेके है, नो कॉज फॉर अलार्म करके एक आर्टिकल है। देखिए 4 ही एडिटोरियल आर्टिकल है, चारों को चारों डिस्कस कर लूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। 1 से 2 अप्रैल तक दोस्तों जो नई मैं आपके लिए जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का, वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ले आऊंगा, जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा उसकी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब एडजस्टिंग अ प्राइस, वेज और अदर वैल्यू बेस्ड ऑन द चेंजेस इन अनदर प्राइस और कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ प्राइसेस। इंडेक्सेशन कैन बी डन टू एडजस्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इनपुट प्राइसेस ओवर टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कार में लगने वाला जो स्टील है, जो टायर है, वो महंगे हो जाते हैं। अब कार मान लो 3 लाख रुपए की बिक रही है, लेकिन उसके इनपुट आइटम महंगे हो जाएंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कार का दाम 3 लाख से बढ़ा के 3.5 लाख किया जा सकता है, 4 लाख की। तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या चीज का दाम या तनख्वाह बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि ओवरऑल उससे एसोसिएटेड बाकी चीजें बढ़ रही हैं। ये इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, इंडेक्सेशन महंगाई की वजह से हो सकता है, ओवरऑल इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है उस पर्टिकुलर चीज को बनाने में, उसकी वजह से हो सकता है, अलग अलग ज्योग्राफिकल इलाकों में क्या दाम चल रहे हैं उसकी वजह से बॉस हो सकता है। बहुत सी रेशनल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों भूलना मत। जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट जुडिशरी, पहली न्यूज, राहुल डिस्क्वालीफाइड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस कॉल्स इट्स ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, हाउ राहुल गांधी डग हिज ओन पॉलिटिकल ग्रेव इन 2013। ये वीडियो ओवरऑल चैनल के लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो जाके, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। वैसे सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, एक हल्का फुल्का आपको यहाँ पे ब्यौरा दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हो सकता है मेरे एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो, बाकी वीडियो ना देखते हो, तो उनके लिए भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो भैया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इन सूरत ने फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी को क्रिमिनल डेफेमेशन केस में कन्विक्ट किया, और कन्विक्ट होने के चांसेस ज्यादा थे। रीजन बीइंग कि ओवरऑल जो वीडियो थी, वीडियो में यहां पे राहुल गांधी जी ने क्या बोला वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने साफ साफ ये बोला कि ये जितने भी थीव्स हैं, जितने भी चोर हैं, उनके नाम के पीछे मोदी 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 क्यों लगा होता है। नीरव मोदी ले लो, ललित मोदी ले लो, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया, और फिर कम्युनिटी इन जनरल को भी एड्रेस किया कि अगर हम और ढूंढेंगे तो बहुत से और ऐसे मोदीज मिल जाएंगे जो चोर है। तो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट था ये, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था। तो इस रिस्पेक्ट में पहले तो इनको सेशंस कोर्ट ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है सूरत, इसने कन्विक्ट किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस में, 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद लोकसभा सेक्रेटरी जनरल ने ओवरऑल इनको लोकसभा के मेंबर के बेसिस पे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब लोकसभा की वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट एम्प्टी दिखा रही है, वैकेंट दिखा रही है। तो इसको ब्लैक डे बोला गया है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है।
बीजेपी यहां पे ये बोल रही है कि मोदी 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 कमेंट लेके ओबीसी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बोल रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ करप्ट लोगों के ऊपर कमेंट किया। तो अपने आप में चीज काफी बड़ी हो गई है ओवरऑल दोस्तों। अब देखा जाए तो राहुल गांधी जी बहुत लंबे समय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2004 में अमेठी से चुन के आए थे, 2004 से 9 रहे, 9 से 14 रहे, 14 से 19 रहे। 3 टर्म्स इन्होंने अमेठी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किए हैं। 2019 के बाद बीजेपी स्मृति ईरानी ने उनको अमेठी में हरा दिया, बट वायनाड में ये जीत गए। ठीक है भाई। अब ओवरऑल चूंकि इनको 2 साल की सजा हुई है, तो 2 साल की सजा काटने के बाद ये 6 साल और डिस्क्वालीफाई रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। तो यहां पे 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जहां पे ओवरऑल किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है जहां पे सजा कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा की हो। तो जितने साल की सजा हुई है उतने समाज के तो आप एमपी नहीं बन सकते, ना इलेक्शन लड़ सकते हो। वो सजा काटने के बाद 6 साल और नहीं लड़ सकते। तो मान लो अगर आपको 3 साल की सजा हुई थी, तो 3 साल की जेल की सजा काटने के बाद निकलने के बाद 6 और साल आप पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते एक्टिव। 9 साल तक ना आप एमपी के इलेक्शन लड़ सकते हो, ना एमएलए के। और इस सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अगेंस्ट एक सेक्शन था 8 क्लॉज 4, जो कि लेजिस्लेटर्स को प्रोटेक्ट करता था। इस 8 क्लॉज 4 में लिखा था कि 3 महीने के अंदर हायर कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दो और आपका कन्विक्शन उस समय के लिए स्टे हो जाएगा, आप एमएलए या एमपी बने रहोगे। तो जो करप्ट पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, रेपिस्ट, मर्डरर, वो 8 क्लॉज 4 के अंदर अपील फाइल करके ओवरऑल सालों तक केस को खींचते रहते थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आराम से केस 10, 15, 20 साल खींच जाते हैं। वैसे भी पॉलिटिशियंस 50, 55 साल की उम्र में होते हैं, 70, 75 साल पे वो मर जाते थे, कुछ एक्शन उनके ऊपर होता ही नहीं था। इसलिए क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा कैंसर था जो कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर रहा था। लिली थॉमस केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कैंसर को हटाने की कोशिश की बाय डिक्लेयरिंग सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लॉ मेकर्स इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आए, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को पास होने से राहुल गांधी ने खुद रोक दिया। अगर राहुल गांधी ने नहीं रोका होता तो आज की डेट में वो यहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे होते। मैंने बहुत डिटेल में ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, इसको जाके देखिए। एक और बात दोस्तों, यहां पे राहुल गांधी जी के पास लीगल ऑप्शन क्या है? राहुल गांधी जी के पास लीगल ऑप्शन है कि वो अपने इस पर्टिकुलर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील में जाएं। तो सेशंस कोर्ट ने अगर उनको सजा दी है तो वो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बेसिकली सेशंस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये पार्ट है, तो सेशंस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। तो अब जब हाई कोर्ट में जाएंगे राहुल गांधी, तो वहां पे इस चीज के ऊपर फिर से बहस होगी कि राहुल गांधी ने जो किया उसके लिए उनको 2 साल तक की सजा मिलनी चाहिए थी। तो ओवरऑल अभी के लिए अपील को डिसाइड करने में तो समय लगने वाला है। राहुल गांधी के फेवर में अपील डिसाइड हो जाए, इसमें तो समय लगेगा, कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 2019 में ये इवेंट हुआ था। 2019 से 2023 हो गया है ओवरऑल राहुल गांधी को सजा सुनाने में। तो ऑब्वियसली बात है, सजा को ओवरटर्न करने में, अपील को हटाने में भी काफी समय लगने वाला है। तो बेसिकली यहां पे जो हायर कोर्ट है वो राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने का, आप कह लो पॉइंट देने के लिए कम से कम कन्विक्शन पे स्टे लगा सकते हैं। लेकिन कन्विक्शन पे स्टे का मतलब ये नहीं कि आपके सेंटेंस पे से है। जेल की सजा आपको तभी काटनी पड़ सकती है, जेल की सजा आप तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप बेल ले लो। तो अभी के लिए सेशंस कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उस पर्टिकुलर सजा को ओवरटर्न किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए हाई कोर्ट में मिलॉर्ड होगा। अब उसका डिसीजन आने में समय लग जाएगा, मेरे हिसाब से कम 3 से 4 साल। तो उस समय तक राहुल गांधी को जेल में रहना है। तो क्या वो जेल में बंद रहेंगे? क्योंकि कन्विक्शन को यहां पे भले ही सस्पेंड कर सकती है हाई कोर्ट राहुल गांधी को यह परमिशन देने के लिए कि ठीक है तुम इलेक्शन लड़ लो, लेकिन सेंटेंस तो काटना पड़ेगा ना, जेल की सजा तो काटनी पड़ेगी ना। तो जेल से सजा से बचने के लिए बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां पे राहुल गांधी। इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है, उस एडिटोरियल में क्या पॉइंट्स बताए गए वो भी मैं यही डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखिए, जब भी ओवरऑल डेफेमेशन चलाया जाता है वो चलाया जाता है सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर। अब सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है, कलेक्शन ऑफ पर्संस। अगर एक कलेक्शन ऑफ पर्संस के अगेंस्ट डेफेमेशन किया गया है तो एटलीस्ट ये कलेक्शन ऑफ पर्संस एक आइडेंटिफिएबल क्लास या ग्रुप होना चाहिए, और ओवरऑल उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिएबल क्लास या ग्रुप में से कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स डेफेमेशन की शुरू हो रहा है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यह प्रूव करना पड़ेगा कि इस डेफेमेशन के चलते उसको पर्सनल हार्म हुआ है या इंजरी हुई है। तो समझिए, सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन का लॉ है, इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ पर्संस की बात की गई है,
ये कलेक्शन ऑफ पर्संस को आप आइडेंटिफाई कर सको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइडेंटिफाई तो देखो यहां पे हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पे मोदी कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में बात की और बेसिकली 3 मोदीज के नाम लिए और ये बोला राहुल गांधी जी ने कि और बहुत सारे ऐसे मोदी हो सकते हैं जिन्होंने करप्शन किया हो या चोरी की हो या धांधलेबाजी की हो। यहां पे सीधे सीधे तो राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि पूरी मोदी कम्युनिटी चोर है, उन्होंने ये बोला कि जो भी चोर हैं वो ज्यादातर मोदी निकल के आ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है उनका स्टेटमेंट ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की तरफ होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट उनको भारी पड़ गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल है यहां पे पुरनेश मोदी नाम के बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने ये क्रिमिनल डेफेमेशन इनिशिएट किया। अब एक पॉइंट यहां पे ये भी बनता है कि अगर कोई इंडिविजुअल क्रिमिनल डेफेमेशन इनिशिएट कर रहा है तो उस इंडिविजुअल को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि उस डेफेमेशन के चलते उसको पर्सनल हार्म और इंजरी हुई है। तो क्या बीजेपी की एमएलए पुरनेश मोदी यहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव कर पाए हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के चलते उनको पर्सनल लॉस या हार्म हुआ है? क्या इस चीज के ऊपर ओवरऑल कोर्ट में मिलॉर्ड हुआ है? तो अभी देखिए जब अपील जाएगी ना, तो अपील में ये सारे पॉइंट्स राहुल गांधी के जो लॉयर्स हैं जो उसको डिफेंड कर रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। वो ये बोलेंगे कि भाई हमने तो स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया, हमने पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। दूसरा वो ये बोलेंगे कि अगर पुरनेश मोदी यहां पे क्रिमिनल डेफेमेशन कर रहे हैं तो उनको पर्सनल हार्म क्या हुआ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ये बताइए। ठीक है ना, उनके अंदर से उनके एथिक्स को, कॉन्शियस को नुकसान पहुंचा। इस नुकसान के बेसिस पे क्या सेक्शन 499 और 500 के अंदर जो मैक्सिमम लंबा टेन्योर है 2 साल की सजा का पूरा आप वो दे दोगे? देखिए इंडियन पैनल कोड के इंस्टीट्यूट्स में मैक्सिमम सजा लिखी हुई होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेप के केसेस में अगर कहीं पे लिख रखी है मैक्सिमम सजा 20 साल की, तो वो मैक्सिमम सजा है इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। उस केस में जज ओवरऑल केस के पैरामीटर्स को देख के उससे कम सजा भी सुना सकता है। अगर बिल्कुल एक्सट्रीम केस है तो मैक्सिमम सजा सुनाएगा। अब क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर मैक्सिमम सजा 2 साल है और आपने मैक्सिमम सजा ही 2 साल की सुना दी, तो क्या इतने प्रोपोर्शन में राहुल गांधी ने यहां पे स्टेटमेंट दिया कि आप उनको पूरी 2 साल की सजा सुना दोगे? ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी, चूंकि इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन, हेट स्पीचेस बहुत कॉमन है। अकेले राहुल गांधी नहीं है जो इस प्रकार की हेट स्पीचेस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर उनको इस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और बाकी लीडर्स हेट स्पीचेस देते रहते हैं तो वो भी अपने आप में एक पैराडॉक्स बन के आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मोस्ट प्रोबेबली जो हायर कोर्ट्स हैं वो इस क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में जो कन्विक्शन हुआ है राहुल गांधी का, इसको कहीं ना कहीं सस्पेंड करेंगे। इस बात के चांसेस देखिए कल कम है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको ये बताया था, ये जो 2023 से 2024 का टाइम पीरियड है इसमें तो लोकसभा के मेंबर राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे, बट डेफिनेटली 2024 का लोकसभा इलेक्शंस राहुल गांधी लड़ने वाले हैं। कोई ना कोई कोर्ट यहां पे राहुल गांधी को रिलीफ देगा, चाहे वो हाई कोर्ट दे। अगर हाई कोर्ट नहीं देगा तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट तो रिलीफ दे ही देगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े लीडर है राहुल गांधी। इस प्रकार से ओवरऑल उनकी कैंडिडेचर को लोकसभा के पोल्स में कैंसिल करवा देना ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया। आ जाते हैं वापस भाई, ये पहला आर्टिकल मैंने डिस्कस कर लिया था, अब अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट हाउस पैनल रिपोर्ट्स इंडिया फेल्ड टू क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन फ्रॉम बिजनेस मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, सेज हाउस पैनल रिपोर्ट। तो भैया पार्लियामेंट्री पैनल ऑन कॉमर्स ने ये बोला है कि इंडिया के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन इंडिया उन रिसोर्सेज के बावजूद भी वो बिजनेसेस जो चाइना से मूव अवे कर रहे थे उनके सामने एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं रख पाया। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के अंदर वो बिजनेसेस जो लंबे समय से चाइना में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करके बैठे थे, वो मल्टीनेशनल्स चाहते थे कि उनके पास सप्लाई चेन में कुछ अल्टरनेटिव्स हो, उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट ना हो, इसलिए वो चाइना से प्रोडक्शन को दूसरी कंट्रीज में मूव आउट कर रहे थे। और यहां पे इंडिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज को नहीं अपना पाया। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा कैपिटलाइज कर गए, इंडिया उतना कैपिटलाइज नहीं कर पाया। इसकी कुछ वजहें बताई जा रही है। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन कॉमर्स का यह बोलना है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा आगे इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इंडिया भले ही मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स बनाता हो, लेकिन उस ड्रग को बनाने के लिए जो बल्क ड्रग होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और ओवरऑल हमने 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से इंपोर्ट किया। ये तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स इस पर्टिकुलर कमेटी को बता रही है। फिस्कल 2022-23 में 30 नवंबर तक अगर आप देखो तो जितना टोटल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंपोर्ट हुआ है इंडिया के अंदर वो है 27,209 करोड़, और उसमें से 18,973 करोड़ चाइना से आया। मतलब 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का इंपोर्ट कहां से आया है? चाइना से आया है। अगर आप देखो तो मिड 2020 में चाइना के साथ बवाल हुआ।
20 भारतीय जवान शहीद हो गए यहां पे। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो इंडिया ने बहुत से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की, एफडीआई पे रोक लगाई गई, टिकटॉक बैन कर दिया गया, बहुत सी और ऐप बैन कर दी गई, लेकिन जो इंपोर्ट आ रहा था चाइना से वो बंद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम उस इंपोर्ट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट थे। भारत सरकार ने बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं। अगर आप देखो तो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे सबमिशन आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उन्होंने चला रखी, जिससे ओवरऑल कुछ कंपनीज को अट्रैक्टिव, आप कह लो लोकेशन बनाने की, मतलब बाहर की कंपनीज को इंडिया एज अट्रैक्टिव लोकेशन दिखे, इस बात की कोशिश की जा रही है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर आपसे प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जाती है, चाहे वो प्रोडक्शन आप इंडियन मार्केट में बेचो या फॉरेन मार्केट में बेचो। फिर जो ओवरऑल कंप्लायंसेस हैं बिजनेस करने के लिए इंडिया के अंदर, उनको ईज आउट किया जा रहा है, इंडिया के अंदर ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह। अगर आप देखो तो 3,500 प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स के द्वारा। जन विश्वास बिल पास किया गया है, 42 सेंट्रल एक्ट्स को यहां पे अमेंड किया गया है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कॉमर्स की, वो ओवरऑल सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी के अंदर जब ओवरऑल मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से निकल के दूसरी कंट्रियों में जा रही थी, तो वहां पे साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, ये इंडिया से आगे निकल गए। मशीनरी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में चाइना से जब मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को शिफ्ट किया गया तो इन कंट्रीज में कंपनियां ज्यादा गईं। इन कंट्रीज में चीप लेबर था, लोअर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स था, एफटीए एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड थे, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट था। ये सारी चीजें उतने क्वांटम में इंडिया में नहीं मिल पाई, इसलिए ओवरऑल बिजनेसेस इंडिया के अंदर नहीं आए। भारत की सरकार ये कह रही कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव लेके आए हैं, हम ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में आप कह लो 42 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड कर चुके हैं, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के लिए जन विश्वास बिल लेके आए हैं। तो बेसिकली भारत सरकार कह रही कि हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो कमेटी है यहाँ पे वो ये कह रही है, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी इन कॉमर्स ये बोल रही है कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेशनलाइज करिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से सेटअप करिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाइए। अब देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स के लिए यहाँ पे सरकार को ज्ञान देना बहुत आसान है, बट आप सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचो। सरकार ने जब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट को कम किया था, अगर आप सोचो 30% कॉर्पोरेट मतलब इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट है, और जो नए एमएसएमईज हैं उनके लिए 20%, मतलब 30% से कम है। तो जब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट कम किया गया तब ओवरऑल बहुत सारे लोग बवाल करने लगे कि यार ये मोदी सरकार तो कॉर्पोरेट को सपोर्ट देती है। फिर जब लेबर लॉज को रिलैक्स किया जाता है तो बहुत सारे लेबर यूनियंस धरना प्रदर्शन करते रहते हैं कि बाहर की कंपनीज आके इंडिया के लेबर को एक्सप्लॉइट करती हैं। फिर ओवरऑल अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन कॉर्पोरेट्स के लिए कम किए जाते हैं तो आम आदमी यहाँ पे चिल्लाने लगेगा कि हमारे ऊपर तुमने सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया है। तो ये सारे स्टेप्स लेना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप वियतनाम की बात करो और थाईलैंड की बात करो, वियतनाम थाईलैंड इस समय पे टोटलिटेरियन स्टेट है, थाईलैंड के अंदर भी मिलिट्री लीडरशिप चल रही है, वियतनाम तो वैसे डिक्टेटर कंट्री है। तो इन कंट्रीज में लेबर लॉज ज़्यादा कुछ है नहीं, एक तो इनकी आबादी कम है, दूसरा यहाँ पे मिलिट्री सरकार है, डिक्टेटर की सरकार है, तो जो नियम कानून बना देती है ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो जाता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ नियम कानून बनता है तो 10 तरीके के लोग बवाल करने लगते हैं, कोर्ट में मैटर पहुंच जाता है। तो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेना इस प्रकार के काफ़ी मुश्किल होता है सरकार के लिए, और यही सरकार यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश कर रही है। फिर सरकार ये भी बोल रही है कि हम फ्री और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स ट्राई कर रहे हैं, कमेटी भी सरकार को यही करने के लिए बोल रही है। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि हम 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए नेगोशिएशंस के ऊपर बातचीत चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक ये फाइनलाइज हो जाएंगे। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है। अब ये कोशिश रंग कब तक लाती, कितने साल लगते हैं, ये भाई आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2, यूएपीए सुप्रीम कोर्ट चेंजेस स्टैंड, नाउ मेयर मेंबरशिप ऑफ अ बैंड आउटफिट इज अ क्राइम। देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है और आप उसके बैन होने के बाद भी उसके मेंबर हो तो आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और अगर आप पहले के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स देखोगे तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप किसी बैंड अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर ना हो, के बस मेंबर हो, मेयर मेंबर हो, तो उस केस में आपको क्रिमिनल या टेररिस्ट नहीं बोला जाएगा। लेकिन अपने पुराने जजमेंट्स को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने
ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है, और एमआर शाह यहां पे क्या बोल रहे हैं जो कि जज हैं, उनका यह बोलना है कि भाई देखिए, जब केंद्र की सरकार किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है, अनलॉफुल डिक्लेयर करती है, तो केंद्र की सरकार प्रॉपर तरीके से हर चीज देख लेती है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहा है। और जब उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो इसको पब्लिकली नोटिफाई भी किया जाता है। तो अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो और उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूएपीए, तो उसको प्रॉपरली पब्लिकली नोटिफाई किया जाएगा। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी में उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो अगर आप उसके मेंबर हो तो नेचुरली आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया गया है, इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस समय पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आप जानबूझ के उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हुए हो, और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हुए हो तो आपको क्रिमिनल और टेररिस्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहां पे रिफर किया जा रहा है सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बात करता है मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन की। ये प्रोविजन ये बोलता है कि अगर एक एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूएपीए रिलीज हुआ है, और उसको इफेक्टिव किया गया अंडर सेक्शन क्लॉज 3 ऑफ द यूएपीए एक्ट, तो उस कंटेक्स्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी पर्टिकुलर मेंबर क्रिमिनल या टेररिस्ट माना जा सकता है, और उसको उठा के 2 साल तक के लिए जेल में बंद किया जा सकता है, उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 3 के अंदर जैसे ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ, और एक्चुअली में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करने की प्रक्रिया थोड़ी पहले से शुरू हो जाती है, पहले 1-2 महीने पहले ही नोटिस आ जाता है कि सरकार इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहा है। तो उस समय पे जो भी उसके मेंबर हैं उनको टेक्निकली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप छोड़ देनी चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 के अंदर आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, आपको क्रिमिनल और टेररिस्ट कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बोला कि अगर आप एक्टिव मेंबर नहीं हो, केवल मेयर मेंबर हो, तो उस केस में आपको क्रिमिनल या टेररिस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे बोल रहा है कि भैया देखिए, सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज ए ऑफ द यूएपीए इज फुल्ली कंसोनेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएपीए। अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल बैन कर रही है सरकार टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से, तो इसका मतलब यह है अगर आप जानने के बावजूद उसके मेंबर बने हुए हो तो मतलब आप उसके टेररिस्ट मैंडेट में भरोसा रखते हो, आपको भी क्रिमिनल और टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है, 2 साल के लिए जेल में ठूसा जा सकता है। अब बहुत से लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 4 का सहारा लेते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इसमें यह बोला गया है कि एक सिटीजन के पास राइट है टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस। तो इस पर्टिकुलर राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन के अंदर लोग इस बात का हवाला देते हैं कि भाई देखो, हमारे पास तो फंडामेंटल राइट है यूनियन एसोसिएशन बनाने का, तो भले ही आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा हो या अनलॉफुल डिक्लेयर कर रखा हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ द यूएपीए एक्ट, उसके बावजूद भी हम उसके मेंबर रह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले हमें अलाउ भी किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ये बोल रही है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर अनलॉफुल डिक्लेयर हो गया, टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 3, तो सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 प्ले में आ जाएगा, और उस एसोसिएटेड इंडिविजुअल को क्रिमिनल या टेररिस्ट बोला जा सकता है, उसको 2 साल के लिए जेल में ठूसा भी जा सकता है। फिर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 को गलत बता दिया था और ओवरऑल ये बोल दिया था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली जा सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बता रहा था कि पहले के केसेस में हुआ यह था कि अमेरिकन लॉ को आंख बंद करके फॉलो कर लिया था इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, और 19 क्लॉज 4 के एक्सेप्शंस को नहीं देखा था। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 के अंदर भले ही सिटीजन के पास एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी, सब्जेक्ट टू ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर। इन राइट्स को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेंबरशिप आपको ज्वाइन नहीं करनी, ये बट ऑब्वियस है। अगर आप उसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सरकार डिक्लेयर कर चुकी है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो फिर तो आप देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही काम कर रहे हो ना। तो ये बात को क्लियर करते हुए ये बोल दिया कि सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सही है अगर आप एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जो सेक्शन 3 क्लॉज 3 के अंदर नोटिफाई हो चुका है, तो सेक्शन 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 के अंदर 2 साल की सजा और फाइन आपको दिया जा सकता है। ठीक है भाई,
फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2-3 हेल्थ साइंस एंड टेक ICMR रिलीजेस एथिकल गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेज इन हेल्थ केयर। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश की पहली एथिकल गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर को रिलीज किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा विच विल असिस्ट इन द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन। तो बेसिकली हेल्थ के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया जाए, ये हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ओवरऑल अगर आप देखो तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट 2019, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट 2018, इन सारे लेजिस्लेशंस में ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर के अलग अलग सेक्टर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। नेशनल डाटा हेल्थ अथॉरिटी बनाई जा रही है, बहुत सारे हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पहुंच रही है। इस मेडिकल इंफॉर्मेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम के साथ जोड़ के कॉमन पीपल की मैक्सिमम सेफ्टी के आप कह लो जो भी अल्टरनेटिव वे फॉरवर्ड हो सकते हैं वो हम यहां पे डिवाइस कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर डिकवरी में हमें यूज करना है, ये हम ऑलरेडी पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। लेकिन जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में यूज हो तो वो यूज एथिकल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए। तो इस बात को इंश्योर करना कि वो यूज एथिकल है, इसी के लिए लाई गई है एथिकल गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स एथिसिस्ट से बात हुई है, किस प्रकार की एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, कैसे रिव्यू किया जाएगा एथिक्स के प्रोसेस को, कैसे AI यूज की गवर्नेंस को मॉनिटर किया जाएगा, लोगों से इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाएगी उनके हेल्थ डाटा को इस्तेमाल करने से पहले। और इसका एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, ठीक है ना। इस डॉक्यूमेंट को सारे स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में। तो जितने भी लोग बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं, रिसर्चर्स हैं, क्लिनिशियन हैं, एथिक्स कमिटी के मेंबर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पॉन्सर्स हैं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबके इनपुट को लिया जा रहा है। इन सबको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स का, उसके बेसिस पे ये लोग काम करेंगे ताकि हम जिस तरीके से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं वो तरीका एथिकल होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए। डाटा सेफ्टी, शेयरिंग, प्राइवेसी, इन सारे फैक्टर्स पे भी हमें फोकस करना है, ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज ये है मिस्टर शाओ क्रू। मिस्टर शाओ की इस समय पे आप कह लो CEO है टिकटॉक के US के अंदर। अब ये बात सबको पता है कि चाइनीज कंपनी जो दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं वो लोगों का डाटा इकट्ठा करती हैं और ये लोगों का डाटा कहीं ना कहीं चाइना के अंदर सरकार के पास पहुंच जाता है, सरकार उस डाटा को गलत प्रकार से इस्तेमाल करती है। इस बात को लेके US टिकटॉक के पीछे हाथ मुंह धो के पड़ गया। चाइनीज फर्म बाइटडाइंस यहां पे टिकटॉक को ओन करती है। टिकटॉक मैसिवली पॉपुलर है US के मार्केट में। अगर US के मार्केट के क्वांटम की बात करोगे आप तो प्रति महीने 150 मिलियन यूजर्स US के अंदर टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। 15 करोड़ लोग प्रति महीने टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा परसेंटेज है दोस्तों। लेकिन US लॉ मेकर्स इस समय पे टिकटॉक के CEO शाओजी क्रू के पीछे पड़ गए। US ये बोल रहा है टिकटॉक से कि या तो तुम टिकटॉक की ओनरशिप US को दे दो, US बेस्ड कंपनीज या पर्संस को दे दो, नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और US से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि भाई बात यह है कि 2017 में चाइनीज लॉ पास किया गया था। उस लॉ ने यह बोला था कि चाइना में बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं, अगर चाइना की सरकार उनसे डाटा मांगती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो उनको डाटा देना पड़ेगा। तो US के लॉ मेकर्स चाइनीज टिकटॉक से पूछ रहे हैं कि इस बात की हम कैसे गारंटी लें कि तुम US के यूजर्स का डाटा चाइना की सरकार को नहीं दे रहे हो। हालांकि चाइना की सरकार ने, जो चाइना की सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उन्होंने देखो यहां पे क्या बोला है, चाइना हैज नेवर एंड विल नॉट रिक्वायर कंपनीज और इंडिविजुअल्स टू कलेक्ट और प्रोवाइड डाटा लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। अब इनको दिख गया कि US ऑलमोस्ट टिकटॉक को बैन कर रहा है, तो खुद आके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं कि भैया हम कोई कंपनी से डाटा नहीं लेते, जबकि 2017 में प्रॉपर लॉ बनाया था डाटा लेने के लिए। तो कितने झूठे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो शाओ क्रू हैं वो भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम डाटा नहीं लेते, लेकिन जब US सरकार की तरफ से ज्यादा प्रेशर पड़ा, देखिए क्या है ना, जब US के लॉ मेकर्स के सामने क्वेश्चनिंग में आप बैठे हो और अगर आप सामने सामने झूठ बोल दोगे तो आप ही को पकड़ के वो US की जेल में डाल देंगे।
तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो हाउस मेकर्स हैं उन्होंने हीटेड एक्सचेंज में मिस्टर शाओ क्रियू से उगलवा लिया, शाओ चियू ने उगल दिया कि हाँ भाई कुछ अमेरिकन का डाटा अभी भी चाइनीज लॉ को सब्जेक्ट है, लेकिन ये नियम कानून हम जल्दी बदलवा देंगे, अमेरिकन लोगों का डाटा चाइना के पास नहीं जाएगा। फिर ओवरऑल टिकटॉक ने ये भी एक्नॉलेज कर लिया था नवंबर 2022 में कि चाइना के अंदर बैठे हुए कुछ एम्प्लॉयज यूरोपियन यूजर्स डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर दिसंबर 2022 में टिकटॉक ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ओवरऑल टिकटॉक के डाटा से जर्नलिस्ट के ऊपर स्पाइंग की गई है। लेकिन ये बार बार ये बोल रहे हैं कि चाइनीज सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है इनके डाटा के ऊपर। ये बात सबसे ज्यादा पैराडॉक्सिकल है दोस्तों, सबसे ज्यादा हंसी आने वाली है। चाइना की सरकार क्या क्या नहीं कर सकती, जी जिनपिंग क्या क्या नहीं कर सकते चाइना के अंदर, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ टोटलिटेरियन स्टेट। तो टिकटॉक कंपनी से बोला जाए कि तुम्हारे सर्वर के अंदर स्टोर डाटा तुम चाइनीज सरकार को मत दो, और टिकटॉक मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। चाइनीज सरकार मांगेगी तो टिकटॉक वाले दौड़ के देंगे। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल शाओ चियू की हालत खराब है। यूएस लॉ मेकर्स बोल रहे हैं कि या तो टिकटॉक की ओनरशिप यूएस बेस्ड करो, अगर चाइनीज बेस्ड ओनरशिप रहेगी तो अपना बोरिया बिस्तर मानो, तुमको यहां से निकलना है। और अगर टिकटॉक निकल गया यूएस मार्केट से तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। कल्चरल पावर हाउस बन चुका है टिकटॉक यूएस के अंदर, 150 मिलियन मंथली यूजर्स उसको महीने में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि टिकटॉक बहुत सी कंट्रियों से बैन भी हुआ है, अफगानिस्तान से बैन हुआ है, बेल्जियम से बैन हुआ है, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, सबसे आगे तो इंडिया से बैन हो चुका है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, ताइवान, इनफैक्ट पाकिस्तान तक ने बैन कर रखा। पाकिस्तान जो कि चाइना की कलाई कंट्री है, 4 बार बैन हो चुका अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर। रीजन कि इस पे इमोरल कंटेंट फैलता है। अब किस प्रकार कंटेंट फैलता है ये तो आपने देखा ही है। हालांकि मैं बोलूंगा दोस्तों जो टिकटॉक पे हो रहा था वो आज की डेट में इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स में होना शुरू हो गया है। बट ठीक है, टिकटॉक वॉज अ चाइनीज बेस्ड कंपनी, तो उसका इंडिया में बैन होना ही सही था। एग्जैक्टली अलग अलग कंट्रीज में किस वजह से टिकटॉक बैन हुआ यहां मैंने डिटेल में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। वाई टीपू सुल्तान वॉज कोल्ड। देखिए टीपू सुल्तान के नाम को गलत प्रकार से पॉलिटिकली ब्लेम गेमिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। टिकटॉक अपने आप में अपने रेन में फियर्स था। 1782 से लेकर 1799 तक उसका रेन था, और जब वो राज करता था ना उसकी कहानियां इंग्लैंड तक फेमस थी। जब इंग्लैंड में बच्चा रोता था ना दोस्तों, तब ओवरऑल उसको चुप कराया जाता था कि चुप हो जा बेटा नहीं तो टीपू आ जाएगा। समझ गए? सेरिंगपट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में कार्टूनों में, प्ले में, स्किट्स में, चिल्ड्रंस गेम्स में, राइटिंग पेपर में, सिगरेट कार्ड में, शिप फिगर हेड में टीपू सुल्तान का नाम था। केवल उसके जिंदा होने तक नहीं, उसके मरने के बाद भी। ठीक है ना भाई? 1820s तक में, इनफैक्ट आज तक ब्रिटेन के पॉपुलर मीडिया में ओवरऑल टीपू सुल्तान से रिलेटेड कहानियां चलती हैं, टीपू मीनिया चलता है। और टीपू सुल्तान ने बहुत कुछ अच्छा किया भी था। देखिए वैसे तो टीपू सुल्तान के ऊपर अक्सर कर बहुत से इल्जाम भी लगाए जाते हैं कि वो एक रिलीजियस बाइगॉट था, हिंदुइज्म के फेवर में नहीं था, हिंदूज को परसिक्यूट करता था। अब ये अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बात कर रखी है। अमर चित्र कथा में टीपू की ब्रेवरी की बात की गई है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये बोला जाता था कि टीपू ने एक कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया था। टीपू ने अपने समय पर अपने इलाके में टॉडी, गांजा, ओपियम बैन कर रखा था, इलिसिट रिलेशंस को बैन कर रखा था। मतलब टीपू ने बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए थे कल्चरल चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, गाने को, प्लेस को आगे बढ़ाने के लिए। टीपू ने बहुत, मतलब हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप टीपू के समय की बहुत तगड़ी है। फिल्म, आर्ट, सॉन्ग, मूवीज, पोस्टर्स, कॉमिक बुक्स, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी टीपू सुल्तान के समय पे। तो टीपू ने ओवरऑल नो डाउट उसके वैलर में कोई कमी नहीं थी, सब लोग उसको एक बहुत बहादुर इंसान की तरह जानते हैं, बट कल्चर के फील्ड में भी उसने बहुत कुछ किया था। ब्रिटिश एम्पायर के लिए टीपू सुल्तान एक नाइटमेयर था। शुरुआती दौर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए टीपू सुल्तान को मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि ओवरऑल लंबे समय तक टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा रखे थे। और जब ओवरऑल टीपू सुल्तान को मार दिया गया, उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो भी अपना पॉजिटिव नैरेटिव फैलाने के लिए बहुत कुछ किया गया। जैसे कि अगर आप देखें, एक इंडिविजुअल है आर्थर वेलेस्ली नाम के। ये आर्थर वेलेस्ली गवर्नर थे उस समय पे, जिस समय पे ये फोर्थ आप कह लो एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था 1899 में। तो टीपू को मारने का क्रेडिट इन्होंने लिया। ग्राउंड लेवल पे जो जनरल ओवरऑल इस असॉल्ट को लीड कर रहा था, बेयर्ड नाम का, उसने यहां पे क्रेडिट लिया। तो टीपू के मरने के बाद ओवरऑल टीपू के मारने का क्रेडिट भी ये ब्रिटिश जनरल्स अपने पास ले रहे थे, अपने वायरल को पूरे इंग्लैंड में फैलाने के लिए। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही हैं।
तो टीपू की तारीफ की जा रही है, बताया जा रहा है कि कैसे ब्रिटिशर्स भी टीपू से डरते थे, टीपू का नाम कितना फेमस था, टीपू ने अपने समय पे कितनी कल्चरल पॉजिटिव चीजें की। लेकिन आज की डेट में दोस्तों टीपू का नाम कुछ गलत चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक इंडिविजुअल है यहाँ पे, इनका नाम है रंगयाना के डायरेक्टर है अदाना करियप्पा। इन्होंने एक प्ले राइट किया है और उसको प्रोड्यूस भी किया है। इस प्ले का नाम है टीपू निजा कनसुगालू, द रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान। इस प्ले के 15 सीन में टीपू सुल्तान को एक कावर्ड दिखाया गया है, एक स्लाई दिखाया गया है, एक ऐसा इंडिविजुअल दिखाया गया है जो कि हिंदुस्तान को, जो कि हिंदुओं के रहने की जगह है, इसको दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। मतलब वो बिल्कुल भी हिंदुओं के फेवर में नहीं था, हिंदूज का मैसिव स्केल पे कन्वर्जन करता था। तो एक पर्टिकुलर इलाके में जब अपनी ये बादशाहत फैलाने के लिए टीपू सुल्तान पहुंचा तो दो हीरो उठ के सामने आए, उड़ी गौड़ा और नांजे गौड़ा। और उड़ी गौड़ा और नांजे गौड़ा ने अपने इलाके से टीपू सुल्तान को भगा दिया। टीपू सुल्तान इनसे डर के श्रीरंगपट्टनम भाग गया। तो बेसिकली ये एक ऐसा फैसेट है हिस्ट्री का जहां पे ओवरऑल टीपू सुल्तान को निगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है आज की डेट में। किसके थ्रू? ओवरऑल एक प्ले के थ्रू, द रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान। अब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग लोग इस पर्टिकुलर न्यूज को अलग अलग प्रकार से डेसिफर करेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ भाई होगा, टीपू सुल्तान एक बाइगॉट रहा होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई, टीपू सुल्तान बाइगॉट नहीं था, उसने तो मंदिरों के रेनोवेशन के लिए पैसा दिया था। तो बेसिकली टीपू सुल्तान के लिए बहुत सी अनऑफिशियली ऐसे भी खबर्स निकल के आती हैं। हिस्टोरियंस ने इनको, कुछ ने टेस्टिफाई किया, कुछ ने नहीं टेस्टिफाई किया, अलग अलग लोगों का अलग। देखो कोई हिस्टोरियन वहां बैठा तो था नहीं उस समय पे, सब अपने हिस्टोरिकल रिसर्च के मतलब रिसर्च के हिसाब से अपनी किताबें लिखते हैं, अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। तो बहुत से आपको ऐसे ऑथर्स मिल जाएंगे जो कि ओवरऑल गौड़ास ऑफ मंडिया इलाके को सपोर्ट करते हैं। वो ये बोलते हैं कि गौड़ास ऑफ मंडिया ने लंबे समय तक टीपू सुल्तान से लड़ाई की, हिंदुइज्म को बचाने की कोशिश की। टीपू सुल्तान का बस चलता तो वो सारे हिंदूज को मुस्लिम्स के अंदर कन्वर्ट कर देता। और आज की डेट में इस इनिशिएटिव को ऑथर ये बोल रहा है कि बीजेपी सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के एक अलग प्रकार का पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है इन सब चीज़ों में। ये सब बातें यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। अब अपने आप में ये आर्टिकल अब बहुत हद तक कंट्रोवर्शियल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में आर्टिकल के ऑथर ने यहाँ पे टीपू सुल्तान की तारीफ की। ओवर द कोर्स ऑफ आर्टिकल आप ये देखोगे कि ये दिखाया जा रहा है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल कोर्स में टीपू सुल्तान को एक विलेन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जबकि वो एक्चुअली में इतना बड़ा विलेन था नहीं। और ये सब इलेक्टोरल पर्पसेस की वजह से किया जा रहा है। सही है गलत है ये तो भाई आपके पॉलिटिकल परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जो पॉलिटिकली इन चीज़ों को सही मानना चाहेगा सही मानेगा, नहीं मानना चाहेगा वो गलत मानेगा। फिर यहाँ पे के विश्वनाथन साहब का आर्टिकल है। ये यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब की बुराई कर रहे हैं। रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया जहां पे ये बोला कि कुछ रिटायर्ड जजेस स्टेट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करते हैं और उस पॉलिसी को क्वेश्चन करके वो एक एंटी इंडिया एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं। और चूंकि वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं तो वो सिटीजन्स के लिए ग्रेव कंसर्न है और उनको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। अब जैसे ही किरेन रिजिजू साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो अपोजिशन के मेंबर्स तो छोड़ेंगे नहीं किरेन रिजिजू साहब को। अपोजिशन के मेंबर्स बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई ये तो ओपनली किरेन रिजिजू धमकी दे रहे हैं। अगर रिटायर्ड जजेस को आप धमकी दे सकते हो तो आम आदमी की तो यहाँ पे कोई औकात ही नहीं है। ये स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी हैं, ये गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। एक इंसान अगर सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी नेशनल है, वो एक कंसर्न्ड पैट्रियट हो सकता है जिसको देश की फ्यूचर की चिंता हो। तो अगर आपकी पॉलिसी को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके बेसिस पे आप ये बोल दो कि वो एंटी नेशनल है और उसको हर्जाना बढ़ाना पड़ेगा, इस प्रकार की दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसा कुछ यहाँ पे अपोजिशन बोलने लगा लॉ मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेके। तो ये पूरा आर्टिकल बेसिकली इसी बात पे बेस्ड है। इंडिया के अंदर फ्री स्पीच का राइट है, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का राइट है, ओवरऑल अपनी सरकार को तरीके से क्रिटिसाइज करने का राइट है। तो सरकार को अगर कोई जज क्रिटिसाइज कर रहा है और उस क्रिटिसाइजमेंट को आप दबाने की कोशिश करते हो, धमकी देने की कोशिश करते हो, तो दैट विल नॉट लीड टू अ राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मिनिस्टर साहब को इस पर्टिकुलर थ्योरी में भरोसा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए ताकि ओवरऑल सरकार की इमेज ना खराब हो। 2022 नवंबर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के प्लाइट की बात की थी और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के प्लाइट को लेके द्रौपदी मुर्मू जी के भाषण को लेके सुप्रीम कोर्ट इतना मूव हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य की सरकार को डायरेक्शन दिया कि तुम्हारे यहाँ पे कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं तुरंत हमारे पास सबमिट करो। अगर हमारी देश की प्रेसिडेंट किसी बात को बोलने से डर जाए, घबरा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। तो सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत और ओवरऑल
फ्रीडम यहां पे लोगों के पास होना चाहिए। अगर उस फ्रीडम को दबाया जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी, रियल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और फाइनली कोविड से रिलेटेड एक आर्टिकल है। पहले कप्पा, डेल्टा, BA वेरिएंट्स फैल रहे थे, अब ओमिक्रॉन का जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है XBB 0.1.16 फैल रहा है। 30% जितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है यही पर्टिकुलर वेरिएंट यहाँ पे पाया गया है। वैसे तो देश के ज़्यादातर लोग यहाँ पे वल्नरेबल नहीं है। 95% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी है। कोविड की वैक्सीन लगने के बाद भी जिसको ओवरऑल कोरोना का इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इम्यूनिटी आ गई। लेकिन अभी भी 4 से 5% इंडिया का तबका ऐसा है जिनकी लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो ओवरऑल कोविड से अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में क्लोज्ड स्पेस सेटिंग में मास्क पहनने में कोई प्रॉपर बुराई नहीं है। ओवरऑल अपने आप को गार्ड करना, प्रोएक्टिव रहना, कॉशियस स्टेप्स लेना, ये अपनी सेफ्टी की जरूरत है। और ये स्टेप्स उन लोगों को जरूर लेने चाहिए जो कि मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, जैसे बूढ़े लोग हो गए, किसी कोमॉर्बिडिटी से सफर कर रहे हैं, उस प्रकार के लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज सैटरडे था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आशा करता हूँ आपको पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखें।